नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी एंड डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेस डिस्कशन विद दिस टॉपिक। बाय पार्टीजनशिप के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो शब्द है इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है। बाय पार्टीजनशिप का मतलब ये होता है कि लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे युद्ध जैसी सिचुएशन है, या फिर आपकी जो इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे समय में आपके देश में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, पांच से ज़्यादा, इट डजेंट मैटर, जब आपके देश में ज़्यादा पॉलिटिकल, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ऐसे सिचुएशन में यूनाइट होकर काम करेगी, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें देखने को मिला। तो ये बाईपार्टीजनशिप जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम समझेंगे। तो प्रश्न है, द पहलगाम अटैक अंडरस्कोर्स द नीड फॉर बाईपार्टीजनशिप इन इंडियाज रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन शेपिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। अभी हमने देखा ना कि जो हमारा डेलीगेशन जाने वाला है, ओके, मैंने इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, हमने इससे पहले की डिस्कशन में इसके बारे में डिस्कशन की थी कि जो अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो उसमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं उनको ऐड किया गया है। दिस इंडिकेट्स द प्लूरलिज्म ऑफ आवर कंट्री। ये एक बहुत बड़ी ताकत हम डिस्प्ले कर रहे हैं, खास करके पाकिस्तान को। क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है ना, तो एक जो यूनाइट होकर जो हमें एक होकर जो हमें रिस्पॉन्स देना है, जो जवाब देना है, वो जवाब थोड़ा कमजोर हो जाता है व्हेन वी आर नॉट यूनाइटेड, व्हेन पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज देयर। लेकिन जब टेररिज्म की बात आती है, जब नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने की बात आती है, उस समय पर बाय पार्टीजनशिप जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, पॉलिटिकल वेपन इन द आर्सनल ऑफ आवर कंट्री। तो इट इज गुड कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिक्स को साइड में रख के, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी और देश के हित को लेकर एक होकर जवाब दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी है हमारे देश का, कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा। कारगिल युद्ध के दौरान और जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद भी सोनिया गांधी जी, उस समय पर कांग्रेस ऑपोजिशन में थी, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो कारगिल युद्ध और उसके बाद सोनिया जी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी सरकार की काफ़ी सारी प्रशंसाएं की थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान भी ऐसा हुआ था। विनो सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान जो हमारे पीएम हैं वो मोदी साहब थे। तो ऑपोजिशन पार्टीज ने एक होकर ये ऐसा एक नेशनल यूनिटी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो 9/11 के बाद यूएसए की पार्टीज जो हैं वो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को लेकर एक हो गई। उनका ये बाई पार्टीजनशिप का एग्जाम्पल था। न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च, उसमें जो आपको पता है ना एक अटैक हुआ था, क्राइस्ट चर्च नाम का उनका शहर है, और ये क्राइस्ट चर्च नाम का, यहाँ पर चर्च है तो इसका मतलब ऐसा मत समझिएगा कि चर्च पर अटैक हुआ था, नहीं। क्राइस्ट चर्च जो है वहां पर एक मस्जिद है, एक मॉस्क पर एक आतंकवादी ने हमला किया था, मॉस्क पर, और बहुत सारे वहां पर जो बेकसूर लोग थे, दे वर डूइंग देयर नमाज एंड प्रेयर्स चल रही थी उनकी, और एक जाता है बड़ी सी असॉल्ट राइफल को लेकर एंड ही स्टार्टेड किलिंग मुस्लिम्स। तो ये जो अटैक हुआ उसके बाद उस समय पर न्यूजीलैंड में एक महिला प्राइम मिनिस्टर थी, तो जसिंडा ऐसा कुछ नाम था उनका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, बट नाम में क्या रखा है, ओके। तो न्यूजीलैंड में जो गन लॉज थे उनको चेंज करने में उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक होकर उन्होंने ये बाईपार्टीजनशिप को डिस्प्ले किया। फिर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान फिर के फिनलैंड ऐड हुआ नेटो में, स्वीडन ऐड हुआ। तो स्वीडन और फिनलैंड की भी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाईपार्टीजनशिप दिखाई कि भाई खुद के देश की
रक्षा के लिए उनको नेटो ज्वाइन करना था, अब नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपांशन होना है, उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। स्टिक विद फिनलैंड एंड स्वीडन के वहाँ की इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो दे एक्टेड इन बाईपार्टिजनशिप। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जब होता है ना तो दुश्मन को बहुत सारे ऐसे रीजंस मिल जाते हैं हमारे देश को और ज़्यादा कमज़ोर करने में, राइट। और डिविजिव रिटोरिक चलता है, फिर सोशल मीडिया पर तो कैसी सारी चीज़ें चलाई जाती है, एज यू ऑल नो। तो ब्लेम गेम जो है उसको रिप्लेस करके हमें स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन पर जोर देने की ज़रूरत है। A structured national security doctrine is essential to insulate policies from electoral cycles and partisan interests. दोस्तों, B.R. आम्बेडकर साहब जो थे, he played a very pivotal role in creating our constitution. क्या B.R. आम्बेडकर साहब आज हमारे बीच में हैं फिजिकली स्पीकिंग? नहीं, वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई सिस्टम आज भी है और चलती रहेगी। कितने सारे सीजेआई आए चले गए, सुप्रीम कोर्ट हैं, सिस्टम्स चलती रहती है। दैट्स द रीजन कि जब नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को बनाने की बात आए उस समय पर वी नीड बाईपार्टिजनशिप। जब काउंटर टेररिज्म की बात हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो, डिटेरेंस की बात हो, ऐसी सारी चीज़ों में वी नीड बाईपार्टिजनशिप, क्योंकि इलेक्टोरल साइकिल्स चेंज होती रहेगी। कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल न जाने कौन सी पार्टी आएगी। आज नहीं तो 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, जब भी ना हो। मीन्स कोई ऐसा यहाँ पर बैठकर मैं भविष्य नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि आज नहीं तो कल एक दिन आएगा ना कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो उसके बाद ऐसा ना हो कि फिर हमारा देश जो है वो कमज़ोर हो जाए, फिर हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स होते रहें। तो उसको डिजाइन करने के लिए वी नीड ए सिस्टम, और इस सिस्टम के लिए वी नीड अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भले ही कांग्रेस की सरकार आ जाए या फिर XYZ कोई नई पार्टी की सरकार आ जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जो पिछली सरकार कर रही थी वही चीजें चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट आ सकता है बदलाव की बात करें तो, लेकिन डिग्रेडेशन नहीं एक्सेप्टेबल। और ट्रू लीडरशिप जो है इट डिमांड्स स्टेट्समैनशिप ओवर पॉपुलिज्म, और खास करके नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी की जब बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं, वी नीड स्टेट्समैनशिप। दिस इज द एक्ट ऑफ ट्रू लीडरशिप। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। दिस टुक प्लेस इन जिनीवा की कॉन्फ्रेंस थी, एंड आई थिंक दिस वन वाज आफ्टर आई थिंक 2001 पार्लियामेंट अटैक या फिर ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा था। उस समय पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कांग्रेस की पार्टी के थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो ऑपोजिशन, बीजेपी में ही थे ऑफ कोर्स, लेकिन ही वाज इन ऑपोजिशन। तो जिनेवा की जो ये यूएन की कॉन्फ्रेंस है उनको एड्रेस करने के लिए फिर क्या किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सिलेक्ट किया कि आप जाकर वहां पर देश को और दुनिया को देश को नहीं लेकिन दुनिया को आप बताएंगे, भारत का स्टैंड आप लेंगे। तो उस समय पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उनको एज ए अटल बिहारी वाजपेयी के डेप्यूटी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर कहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के डेप्यूटी के तौर पर काम करेंगे इस जिनेवा की कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड लेट हिम स्पीक, लेट हिम टेल द वर्ल्ड, लेट हिम शो द ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। और अटल बिहारी वाजपेयी की वो आई थिंक ही डिलीवर्ड दैट स्पीच इन हिंदी, और बहुत ही जोरदार उन्होंने एक भाषण भी दिया था, और पाकिस्तान वाज इन लाइक शॉक कि यार ये कैसे हो गया, कांग्रेस और बीजेपी एक होकर कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन वन छोटा एग्जांपल। ओके, सो नाउ यू नो द रीजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बाईपार्टिजनशिप। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन and how has it protected India's constitutional values from majoritarianism and or autocracy? आप में से एक स्टूडेंट ने कमेंट की थी, और आपकी कमेंट में जैसे मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है। मैंने आंसर में कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की सिस्टम है, ये गवर्नर वाला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें उनका कहना यह था कि अगर कोई राज्य की सरकार कोई ऐसे लॉज बनाती है जो लोगों के हित के मीन्स लोगों के अहित के लिए कोई लॉ बनाया, तो फिर क्या,
तो डोंट वरी, हमारे यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस की काफ़ी अच्छी सिस्टम है। वैसे आप जजिंग बाय योर क्वेश्चन आई वुड से कि अभी आपकी तैयारी थोड़ी और ज़्यादा जब मजबूत होगी, जब आप इंडियन पॉलिटिक्स को जब समझेंगे, राइट, और इंडियन पॉलिटिक्स को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, देन यू विल रियलाइज़ के सारी चीज़ें जो हैं वो चेक्स एंड बैलेंसेस पर चलती हैं। तो अगर किसी पार्टी ने कोई ऐसा या फिर किसी सरकार ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो लोगों के अहित कर रहा है, तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि वो कोर्ट के पास जाएगा वो मुद्दा, और फिर कोर्ट जो है उसको स्क्रैप भी कर सकती है, यानी कि उसको डिलीट करवा सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं B.R. गवाई साहब, इसी के साथ एक और स्टूडेंट हैं, राइट, उन्होंने भी लिखा है कि B.R. गवाई साहब जो हैं इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट। कुछ दिनों पहले आपने कमेंट की थी, बट यू आर डैम राइट, यस, ही इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट टू बिकम CJI ऑफ आवर कंट्री। ऐसा दूसरे देशों में जनरली ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर एक कम्युनिटी के लोग जो हैं बेस्ड ऑन द टैलेंट दे रीच एट द वेरी टॉप स्पॉट। तो CJI B.R. गवाई साहब जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को रीएफर्म किया है। उन्होंने कहा ना तो जुडिशियरी टॉप पर है, ना तो एग्जीक्यूटिव टॉप पर है, और ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे देश में अगर कोई सुप्रीम है तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुप्रीमेसी है। तो ये जो पॉपुलिज्म अभी चल रहा है, अभी तो नहीं, हमेशा से चला है, राइट, पॉपुलिस्ट रिटोरिक चल रहा है कि भाई ये चेंज कर दो, ये बंद कर दो, ये ऐसा कर दो, ये ट्विटर और उस पर जो चलता रहता है ना, तो वो किसी का नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ही चलेगा। और ये भी बात समझ लो कि ये तीनों जो पिलर्स हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, तीनों को पावर्स कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में से ही मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सब जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हैं, उसकी बाउंड्रीज में ही है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसका जन्म हुआ था 1973 में। 1973 में एक बहुत ही फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसको लैंडमार्क जजमेंट कहता है। इस केस का नाम है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जिसको सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। लैंडमार्क जजमेंट एक ऐसा जजमेंट होता है दोस्तों जिसकी इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटी पर, इसकी एक ऐसा केस जिसकी पूरे देश पर एक इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे जजमेंट्स को लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। तो उसमें से एक जजमेंट है केशवानंद भारती केस। ये जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात की। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप कभी नहीं चेंज कर सकते। इसको आप समझ लीजिए कि इसको आप कोर वैल्यूज भी कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है, तो आप सेक्युलरिज्म को कभी हटा नहीं सकते। फिर हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है, तो आप फेडरलिज्म को हटा नहीं सकते। रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोर वैल्यूज का पार्ट है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को टच करें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा चेंज किया जाता है जिससे हमारा देश जो है वो इनसेक्युलर हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको हटा देगी। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप टच नहीं कर सकते। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अलग अलग बदलाव चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, तो शायद इसको एनफोर्स किया जा सके फ्यूचर में, लेकिन फिर आप रूल ऑफ लॉ जो है उसको नहीं हटा सकते, आप फेडरलिज्म को नहीं हटा सकते। ऐसी चीज़ें हैं। अगर सरकार ऐसा कोई लॉ बनाती है जिससे जुडिशियरी को वही करना पड़ेगा जो
पार्लियामेंट का है या फिर एग्जीक्यूटिव्स का है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ चीज हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ हो जाएगी, तो ये इनवैलिड हो जाएगी। जैसे ऐसी चीज जो है वो इसराइल में ये जो 7 अक्टूबर का जो ये हुआ ना, हमास ने अटैक किया और उसके बाद ये जो वॉर स्टार्ट हुआ, धड़ाधड़ जो चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उससे पहले इसराइल में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहाँ की सरकार जो है उसने क्या किया, ये बेनियामिन नेतन्याहू साहब की सरकार ने, कि उन्होंने कुछ ऐसे लॉज में चेंजेस किए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को चेंज करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। ऐसा उन्होंने कुछ लॉ पास किया और सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बेसिक डॉक्ट्रिन, स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर कोई ऐसा जजमेंट नहीं है, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर क्लैरिफाई होगी, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ पर ऐसा हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये भी बताया जा रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के ये जो उनकी मोसाद हैं और ये जो उनकी मिलिट्री हैं, तो ये लोग, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड दे वर नॉट हैप्पी विथ इट, और लोगों का ध्यान जो है वो अपने कामों पर नहीं था, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा था। माहौल ही ऐसा था, पॉलिटिकल माहौल कुछ ऐसा था। आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट, एंड यही चीज़ें जो हैं, इसका फ़ायदा जो है वो हमास ने उठाया। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं तो उनको आप इरोड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड सब्सटेंटिव लिमिट्स। आपके कुछ प्रोसीजर्स आपको फॉलो, कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप यू कैन डू इट विद सिंपल मेजोरिटी, कुछ चीज़ें जो करनी है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। कुछ चीज़ों को लेकर, फॉर एग्जांपल अगर आपको जुडिशियरी में कोई चेंजेस करने हैं, राइट, तो देन यू नीड स्टेट रेटिफिकेशन एज वेल। आपको हमारे देश के जितने राज्य हैं तो उसमें से 50% या फिर उससे ज़्यादा राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें से वो लॉ पास होना चाहिए। तो ऐसे सेफगार्ड्स भी रखे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पॉलिटिक के हिसाब से या फिर पॉलिटिकल मेजोरिटेरियन रूल के हिसाब से अगर कोई भी चेंज कर सकता, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो एक विचारधारा है, कोई भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इट कैन बी एनीथिंग, एनी विचारधारा, तो ये विचारधारा वाले लोग जो हैं वही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होगा भी नहीं। हमारे देश में थ्रेट्स आती रहती हैं कि ऐसा होना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution serves as a social contract, ensuring dignity, justice, and equality for all citizens. It is a very, very important thing for us to understand कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ दोस्तों, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अपनाया, हमारे देश ने, हम सब ने अपनाया, राइट, हम नहीं थे लेकिन हमारे फोर फादर्स ने, आज हमने ये भी अपनाया ही है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो स्टार्टिंग से ही हमारे देश में आज भी कास्ट हैं, धर्म को लेकर अलग अलग डिफरेंसेस हैं, राज्यों को लेकर, रीजन्स को लेकर, ये सारी चीज़ें हैं, उस समय पर भी थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा नहीं कहता कि भाई प्रशांत गुजरात से हैं और इस कास्ट से हैं तो फिर उसको इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये व्यक्ति इस कास्ट से है, इस राज्य से है तो उसको इतना, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी। वो बात अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सोसाइटी में आज नहीं है, थोड़ी चीज़ें मिसिंग हैं। वेरी फेमस डायलॉग है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट, वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट, तब जाकर ये देश, जो देश आपको चाहिए ना, जो देश मुझे चाहिए, जो आपको चाहिए, इस देश को बनाने में हमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। भगत सिंह साहब जो हैं वो, आप उनके जीवन को देखिए, उनको पता था जब वो चाहते तो सॉरी कह के निकल जाते। बहुत सारी ऐसी ऑफर्स भी थी शायद उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा उनको और मैं हंसते हंसते फांसी पर जाऊंगा। एंड ही डिड दैट। क्यों? उनको पता था कि वो कभी एक आज़ाद देश को नहीं देखेंगे, लेकिन उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एंड दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द लेजेंड, यू नो। सो वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट।
ये जो डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं जो अभी नहीं है, तो उसको सोसाइटी में हम कैसे उतारें, कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और ये सारी चीज़ें अभी मिसिंग है, गैप्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कुछ नहीं है, गैप्स हैं। तो ये गैप्स को कैसे हम फिल कर सकते हैं, ये हम सब को सोचना चाहिए। इसके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही दुखद केस है ये। हाउ डज द डाइकोटोमी बिटवीन एक्शन अगेंस्ट प्रोफेसर महमूदाबाद एंड इन एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच बाय पॉलिटिशियंस अंडरमाइन जस्टिस। आपकी स्क्रीन पर ये प्रोफेसर हैं, अली खान महमूदाबाद इनका नाम है, अशोक या फिर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के जानकार हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, चीज़ें लिखते भी हैं। अब दोस्तों उनको अरेस्ट किया गया है, राइट। उन पर जो भारतीय न्याय संहिता है उनकी कुछ कलमें उन पर लगाई गई हैं। मैं टेक्निकल कलमों पर नहीं जा रहा हूं। उनको जो अरेस्ट करना जो है ना, इट इज़ बेसिकली अ थ्रेट टू फ्री स्पीच इन इंडिया। इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, फिर भी हरियाणा की पुलिस ने प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। उन पर चार्जेस क्या हैं? उन पर चार्जेस ये लगे हैं कि उन्होंने नफरत को फैलाने का काम किया है, उन्होंने भारत की जो संप्रभुत्ता है उसको खतरे में डालने का काम किया है, पब्लिक मिसचीफ, ये सारी चीज़ों के ऐसी चीज़ें उन पर लगाई गई हैं। बेसिकली प्रोफेसर साहब ने अपने फेसबुक पे या फिर सोशल हैंडल पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ कमेंट्स दी थी। कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई वो सरकार ने भी कही थी। जैसे उन्होंने ये कहा, मैंने उनका ये जो पोस्ट है वो भी पढ़ी, व्हेन आई वेंट थ्रू। आज के आपको बता दूं, ओपन द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ टुडे, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा कौन सा पेपर था, आई थिंक दूसरे भी पेपर्स में आपके मुझे नाम, आई थिंक इन टेलीग्राफ या फिर ट्रिब्यून, इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर में देखिएगा आप, यू विल फाइंड एडिटोरियल ऑन दिस थिंग। इतने सारे न्यूज़पेपर में ये चीज़ कवर हुई है। तो ये प्रोफेसर साहब जो हैं, मीन्स जब मैंने ये आर्टिकल्स पढ़े अलग अलग न्यूज़पेपर में, तो अब मैंने गूगल किया और देखा, उनकी इमेज देखी, वो जो पोस्ट उन्होंने की है उस चीज़ को मैंने देखा। ऑनेस्टली उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, किसी को भी, मीन्स कोई भी पढ़े उसको तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा, और जेन्युइनली उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चीज़, एक दो लाइन शायद हो, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप उनको अरेस्ट करें, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि भाई अब हम आतंकवाद और पाकिस्तान की आर्मी को एक तरह देखेंगे, इन द सेंस के पाकिस्तान की आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि भाई अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पाते आप ये टेररिस्ट को, तो फिर हम टेररिस्ट पर अटैक करेंगे, और फिर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम आपको भी अटैक करें। वही चीज़ तो सरकार ने कहा, तो वही चीज़ उन्होंने की है, लिखी है। फिर ये जो हमारी महिला ऑफिसर हैं कुरैशी मैडम, उनको लेकर उन्होंने ये कहा, ये प्रोफेसर साहब ने, कि सरकार ने अच्छा किया कि महिला ऑफिसर्स जो हैं वो ब्रीफिंग दे रही थी। उसमें से एक महिला ऑफिसर कुरैशी मैम मुस्लिम हैं, और उन्होंने ये कहा कि लोग उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, और तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन ग्रास रूट रियलिटी में उन्होंने कहा कि चीज़ें जो हैं, मीन्स अभी बहुत काम बाकी है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि ये जो मॉब लिंचिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस समय पर ये लोग क्यों कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है। अगेन ऐसे वैसे कोई उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं रखा है। इफ़ यू गो थ्रू इट यू विल फाइंड कि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन इज़ अरेस्टेड। तो ये जो सिलेक्टिव एनफोर्समेंट है लोगों का, ये जो एक मध्य प्रदेश का मिनिस्टर जो हमारी कुरैशी मैडम जो हैं उनके बारे में इतनी चीज़ें बता रहा था, बोल रहा था, वहाँ तक कहा कि ये टेररिस्ट की बहन है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उसने, पता है। उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? वाई ही इज़ नॉट अरेस्टेड? क्योंकि वो मिनिस्टर है और ये प्रोफेसर है इसलिए, और प्रोफेसर तो बोलेंगे ही। यूनिवर्सिटीज़ में फ्री स्पीच
यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ हो रही है। और कौन ऐसे पुलिस वाले होंगे बेवकूफ़ कि जो ऐसी चीज़ों को पढ़ने मीन्स जिन्होंने भी कहा हो, ये वहाँ के जो बीजेपी के कुछ युवा मोर्चा के कोई हेड हैं तो उन्होंने कहा और कंप्लेन हुई है ये, तो पुलिस वाले को भी पता चलना चाहिए ना इसमें कि भाई मैं थोड़ी बेवकूफ़ हूँ, आप मुझे बोलेंगे तो मैं, तो ये कुछ नेक्सस हो सकता है कि प्रोफेसर के साहब के साथ कोई पर्सनल उनका ऐसा हो, दुश्मनी हो। एनीवेज 1,000 से ज़्यादा एकेडमिक्स ने एक सॉलिडारिटी लेटर जो है वो साइन किया है। और दिस इज़ ए शेम, दिस इज़ लिटरली ए शेम कि इस प्रकार से फ्री स्पीच और एकेडमिक फ्रीडम, इस पर लॉज बनाए गए हैं, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ हो रही है। आई होप के ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, एंड आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोफेसर साहब को ऐसे मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन आई होप कि जिन पुलिस वालों ने जिनके भी कहने पर ये एक्शन ली होगी, राइट, उनको सस्पेंड किया जाए। एंड आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल टेक ए वेरी स्ट्रिक्ट, आई होप एक एग्जाम्पल सेट हो इससे, ताकि पुलिस वालों को हथियार के तौर पर जो यूज़ करते हैं ना पॉलिटिशियंस, ऐसा ना हो। और इसी के साथ आई वुड से कि जिन्होंने केस फाइल करवाया है ना सुप्रीम कोर्ट, अगर वो बीजेपी के हैं तो बीजेपी में लेट्स से जो बीजेपी के हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, तो उनको सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई इसको निकालो, ऐसे लोगों को आप क्यों ऐसे लोगों को टिकट्स दे रहे हो आप, या फिर ऐसी जगहों पर बिठा रहे हो। आई होप ऐसा कुछ हो। दिस इज लाइक मिस यूज ऑफ लॉ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू फोर्थ टॉपिक, दिस वन इज अबाउट स्पाइस। व्हाट आर द implications of cross border networks and information warfare on India's internal security? Provide examples from recent incidents. ISI का नेटवर्क यहाँ पर एक्टिव है, हमारा भी वहाँ पर एक्टिव है, नो डाउट। लेकिन ये तो ऐसा है कि कौन पहले अपने स्पाई दूसरे देश के स्पाइस को पकड़ता है। हमने 12 लोगों को, हमारी एजेंसीज ने 12 लोगों को अरेस्ट किया, आई एम श्योर उनको और क्या मार पड़ रही होगी अभी, राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉरल और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो फिर जब ये स्पाई की दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो हरियाणा, यूपी, पंजाब में से टोटल 12 लोगों को पकड़ा गया है। ऐसी इन पर इल्ज़ाम है, एलिगेशन है कि दे वर शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और इसमें एक ज्योति मल्होत्रा करके हैं, तो उनका नाम बहुत आ रहा है, राइट, न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा है, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप हैं। एंड यू नो शी वाज प्रोवाइडिंग दिस एस्पियोनाज, वो कुछ आईएसआई के साथ जुड़ी हुई है। तो शी विजिटेड दिस पहलगाम बिफोर द अटैक, पाकिस्तान भी आ जा चुकी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं उन पर, उनको ऐसे अरेस्ट किया गया है। तो फिर मीन्स ये सारी चीज़ें जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये एजेंसीज ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ती है, देयर शुड बी समथिंग। तो ये थ्रेट्स हैं, एस्पियोनाज, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा, टेरर अटैक्स, ये सारी चीज़ें। अब इन्वेस्टिगेशन जब होगा इसमें तो और ज़्यादा चीज़ें अनकवर होगी, कौन कौन दूसरे लोग इसके साथ थे, कैसे ये नेटवर्क ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, जैसा आई एम श्योर आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में भी देखी होगी तो आपको पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो स्टेक होल्डर्स की बात करें तो सेंटर, स्टेट, गवर्नमेंट्स, मीडिया, पब्लिक, हम सबको वी हैव टू बी विजिलेंट कि अगर इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वी हैव टू कीप आवर आइज एंड ईयर्स ओपन ऑफ कोर्स। एंड सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। डू लुक आफ्टर द यंग वंस, राइट, कि उनका कोई ऐसे दुरुपयोग ना करें। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, राइट, ओके, लास्ट टॉपिक में जाना है, दूसरे सेक्शन में नहीं। ओके, सो what are the root causes of manual scavenging deaths in India despite legal prohibitions and Supreme Court orders? Provide solutions. ये भी एक ऐसी चीज़ है, भटिंडा में, रोहतक में, फरीदाबाद में अलग अलग ऐसे फेटालिटीज़ यानी कि मृत्यु के केसेस सामने आए हैं। अभी ऐसा हुआ है कि एक सैनिटेशन वर्कर जो है उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक जगह पर ऐसा हुआ कि शायद बेटा इसमें गिरा था, एक बाप और 2 बेटे एक ही जगह पर मर गए। तो आई थिंक फादर वॉज इनसाइड, उसको बचाने में दूसरा बेटा और उसके बाद दूसरा बेटा, ऐसा कुछ हुआ था। बट एक परिवार के 3 लोग जो हैं वो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में मर गया। क्यों? उनको सेफ्टी गियर नहीं दी जाती, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई सोचता नहीं है। और
ये मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं वही ये काम करते हैं, उनको ही इस काम में रखा जाता है, ऐसी चीज़ें की जाती है कि वो यही काम करें। यू नो व्हाट आई मीन, मीन्स वो इसमें फंसे रहें, कभी नहीं निकले। इतने सारे मशीन्स अवेलेबल हैं दुनिया के दूसरे देशों में, कितने सारे मशीन्स हैं, इनको मशीन ऑपरेट करना आप सिखा दीजिए। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इनह्यूमेन। प्रोहिबिशंस हैं इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, फिर भी हर साल आपको इस प्रकार की अलग अलग राज्यों से खबर पढ़ने को मिलती है। और गवर्नमेंट एजेंसीज हमेशा कॉन्ट्रैक्टर्स पर, सारा इल्ज़ाम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स पर डाल दो आप। ये कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने में फेल होती हैं। उनके जो टॉप लीडर्स हैं उन पर एफआईआर फाइल होनी चाहिए, उन पर केस होना चाहिए। ये हर बार ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को फंसा कर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशियल इंटरवेंशंस एंड एक्टिविस्ट वार्निंग्स रिमेन इनएफेक्टिव। जुडिशियरी ने कहा, कितनी सारी एनजीओ चल रही है जो इन कामों को रुकवा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें जो हैं वो हर साल 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मर रहा है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारे रोबोट्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। समंदर के अंदर बहुत डीप जाकर आप चीज़ें जो हैं वो रोबोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक गटर जो है उसको साफ़ नहीं किया जा सकता, या फिर उसमें कोई चीज़ें फंस चुकी है तो उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। कैसी बात है ये? करना नहीं है, पैसे खर्च नहीं करने हैं। वैसे म्यूनसिपाल्टी, अगर कोई बड़े प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे आपके शहर में, तो म्यूनसिपाल्टीज़ जो हैं वो लाखों का, करोड़ों का खर्चा कर देगी। डोम बनाएंगे, वो बनाएंगे, फटाफट रोड को पेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री आने वाला है। क्यों? प्रेसिडेंट आने वाले हैं, या फिर विदेश से कोई आने वाला है यहाँ पर, इसलिए। तो तब कहाँ से पैसे आते हैं? ऊपर से आसमान में से अचानक से गिरने लगते हैं क्या पैसे? और जब ऐसे टूल्स लेने की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास फंड है, बैठकर वहाँ पर पैसे खा रहे हैं। करप्शन कितना चल रहा है आप देखिए म्यूनसिपाल्टीज़ में, यू विल बी शॉक्ड। कॉन्ट्रैक्ट्स में अब, पहले कैसा था, पैसा ऐसे जेब में, अब ऐसा नहीं, अब बहुत सिस्टमेटिक हो चुका है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, म्यूनसिपाल्टी को क्या चाहिए? बेंचेस चाहिए, तो बेंचेस जो है वो मेरा भाई बना रहा है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाओ। फिर 100 रुपये की चीज़ है, एक कुर्सी लेट्स से 500 रुपये की है, तो मैं उसमें 700 रुपये की बेचूंगा। दो तीन ऐसे डमी कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में वो वहाँ पर लिखेगी कि भाई हम 900 की बेचेंगे, वो 1100 की बेचेंगे। तो सबसे कम और क्वालिटी जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो क्वालिटी सेम दे रहे हैं या फिर उससे इन्फीरियर, क्योंकि वो फेक है। तो प्रोसेस वाइज लगेगा कि नहीं, सारी चीज़ों को फॉलो किया है। 3 कंपनीज भी आई थी, उनमें से एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है सबसे कम, लेकिन उस कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, उसको 700 में बेचा जा रहा है। जो 200 रुपये की कट है एक्स्ट्रा जो मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, वो पैसे जो हैं वो सब में बटेंगे। इस प्रकार से अब चीज़ें होती हैं। रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में देख लीजिए। सो ये हर जगह पर ऐसी चीज़ें चल रही है, और बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं और कहते हैं पैसा नहीं है। तो दिस इज़ शेम। शर्म आनी चाहिए लोगों को, सच में शर्म आनी चाहिए। हद है, कहाँ पर लेकर जाएंगे ये पैसे। चलो ठीक है, आज की डिस्कशन बहुत हो गई, और फिर मिलते हैं। एंजॉय योर स्टडीज़। गुड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।